विराजमान हमारे संगम के प्रकाश पटेल जी, हमारे इस नंबर बच्चे के नेता श्री संदीप भोटे साहब, उत्तम जी, और स्टेज पर हमारे मौजूद हमारे भाई तूफान साहब, दीगर महानुभाव, आदरणीय बहनों और मूल निवासी समाज के भाइयों, आदाब। मुझे बड़ा अपने अंदर एक अजीब सी अनुभूति महसूस कर रहा हूं। मैं एक अरसे के बाद मैं बालाहाट के इस इलाके में मूल निवासी भाइयों की वजह से ये अवसर मिला। अभी इस इलाके में हमारे अध्यक्ष के कई साथी रहा करते थे। शुरू में एक राम सिंह यादव जी थे, बारे में 4 बात दुनिया से चले गए हो, कभी कभी आना होता। कल रात पता चला कि चौधरी विकास सिंह बुला रहे हैं अपने भाइयों से पिछड़े के नाम से जाना जाता। उनके बीच में देश की दिशा और दशा के बारे में हमारा क्या रोल होगा, इसके बारे में चर्चा होगी। मैंने भी आज जाहिर की कि मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ। बहनों और भाई, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जो व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उनके नेतृत्व में रचित संविधान के द्वारा संस्थापित की गई हमारे देश में, उसने देश को एक रूप दिया। वो देश का रूप संविधान से चलने वाला, उसमें उसकी प्रस्तावना में मौलिक बात है, कोई विधाओं में अनेकता की एकता की बात। क्योंकि बाबा साहब का अध्ययन और उनका स्तर ये था, जो जानते थे कि भारत देश में सैकड़ों इकाइयां ऐसी हैं जो अपनी आस्थाओं, सामाजिक क्रियाकलाप के आधार पर अलग अलग इकाइयां कहलाती हैं। दुनिया के संस्थानों का अध्ययन किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षित, जागरूक, मानवता के प्रेमी बाबा साहब को संविधान की रचना के लिए जो वाइस चेयरमैन के मौका मिला, जो चीजें संविधान में सम्मिलित की गई थी वो संभव नहीं था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टेट चेयरमैन संभव। आज हम देख रहे हैं ये संक्षिप्त वर्ग देते तो ये एक प्रकार में सत्ता में काबिज हो गया है और किस प्रकार को संविधान को समाप्त करना चाहे, जो संविधान की यूनिटी डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, उसमें किस तरह से वो विविधता के साथ खिलवाड़ करना चाहे। आप पहचान रहे हैं कि मैं एक खास वर्ग का व्यक्ति हूं, बिल्कुल मूल निवासी था। मुगलों ने जिस देश में शासन किया, तो अगर आप देश में तलाश करें तो मुगलों के शासन कर्ता परिवारों का एक आदमी भी देश में मिलेगा नहीं। संभव है मिलेंगे वो मुसलमान जो आपके बीच से है, ब्राह्मणों की जाति मानवीय गतियों से आदि लोग होकर उन्होंने इस्लाम बोला। मेरे खुद परदादा यादव थे, थाईलैंड में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जानता हूँ। मेरे दादा बुलाया थे, हमारे परदादा
मैंने परदादा को नहीं देखा, दादा को देखा। मैं यही नरवर के पास का रहने वाला था, ब्राह्मणों का गांव में वहां का मैं पैदा हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया इस्लाम में पढ़ने लिखने के बाद क्या बराबरी है, क्या मानवता की बात है, वो अलग बात है कि बता नहीं पाते लोग मानते। लेकिन जब मैंने व्यवहारिक रूप से बावजूद इसके संस्कृत विद्यालयों में पढ़ा, आर्य संस्कृत विद्यालय में पढ़ा, लेकिन जब विभिन्न भागों में जाने का अवसर मिला, राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ, तो मैंने महसूस किया कि भारत की खूबसूरती, इसका सौंदर्य अनेकता में एकता नहीं है। इट्स ब्यूटी लाइक इन द यूनिटी इन डायवर्सिटी। अगर यूनिटी डायवर्सिटी समाप्त हो जाए तो भारत का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। आज आत्मिक इस समय की सरकार एक एजेंडे पर काम कर रही है, मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक साथ पारिवारिक कस्टमरी सिस्टम को। मैं रात को परमाणु के साथ मैंने बहुत उदाहरण कई शादियों में शरीक हुआ। बुद्धिस्ट विचारधारा और बुद्धिस्ट समाज के अनुसार शादियों का तरीका है, स्वयंवर का तरीका है, बर्बादा का तरीका है, संकल्प का तरीका है। मैं सिखों की शादियों में जाता हूँ, 4 फेरे लगाया। मैं कभी महाराष्ट्र में जाता हूँ तो डाइवर्स में ऐसे लोग हैं जिनकी सगी पत्नी की शादी सगे मानव के साथ है। ये कस्टम है कर्नाटका के 3-4 जिलों पूरे में गरबा डालते हैं। अगर आप आसाम में चले जाइए, चंद्रावली को नागालैंड में चले जाइए, तो उनके सामाजिक जीवन करने के अपने तरीके, जिसे हम कहते हैं कि देयर आर 1100 सोशल डिनोमिनेशंस होते हैं, 11 सोशल इकाइयां जिनकी अपनी परंपराएं हैं, जिनके अपना सामाजिक पारिवारिक कानून है। कुछ का ब्राह्मण, मराठवाड़ा का ब्राह्मण अगर समझता है कि देश में एक व्यवस्था लागू हो जाएगी, एक तरह से शादी न होगी, एक तरह से पारिवारिक मामले निपटाए जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि किन चीजों की जरूरत थी, यूनिफॉर्म जो लाभ लगाने है वो बन चुका है। हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, बुद्धिस्ट हो, आदिवासी, अगर कोई किसी मामले में ऐसा होता है, अपराधी कोई कुछ मामला करता है, तो इंडियन पेनल कोड के तहत उसके ऊपर मुकदमा होता है, सजा होता है, अदालत सजा देते हैं। ये क्या? ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल। इसी तरह से अगर कोई जायदाद का विवाद होता है तो दीवानी की अदालतों में जाता है, ईरान से वर्मा की जमीन है या हनीफ कुरैशी की जमीन है, इसका फैसला कौन करता है? इसका जब कभी का जज कभी करता है, या सिविल जज करता है, सिविल जज यानी दीवानी का भी एक वर्मा बेस्ड है, तो एक सिस्टम बेस्ड है, तो ये चल रहा है। लेकिन पंडित ये चाहते हैं कि हमारा चाहवा हर जगह सुरक्षित हो जाए, हमारे बताए हुए रास्ते से शादियां हों, हमारे बताए हुए रास्ते से समाज में धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक चीजें तय हो, तो ये भारत देश के साथ भारत की मैं समझता हूँ सुविधा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। आप अगर गंभीरता से से बाहर देश के विशाल को देश की विशालता को देखें, तो आपको इस यूनिटी डायवर्सिटी की जरूरत का एहसास होगा। लेकिन ये चाहते हैं, इनके काज से चाहते हैं, इनके अंगभक्त चाहते हैं कि यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड में रेफरेंडम हो जाए। भारत के नाम मिशन को उन्होंने एक करके क्वेश्चनर लालजी ने क्वेश्चनर दे दिया है, वो क्वेश्चनर एक है, if you want uniform civil code or you do not want uniform civil code क्या है, तो कोई
लाख ट्यूशन में 2021 यानी 2 साल पहले, और लंबा अवसर नहीं हुआ, 2 साल पहले इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूछा था कि क्या भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कानून के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है? 2 लाख ट्यूशन ने जवाब दिया 2021 की बात। आप वेबसाइट खोलने का लाख ट्यूशन आपको मिल जाएगा, हमें जानना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। लाख ट्यूशन ने लिखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड नाइदर डिजायरेबल नॉर वांटेड, ना ये आवश्यक है देश इच्छा, लेकिन चूंकि चुनाव करना है, 24 का विधान लोकसभा चुनाव है, अब उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा है, रोजगार दे नहीं सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में कोई योगदान है नहीं, तो अब क्या करेंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, इसी आधार पर चुनाव लड़ना है। और हम आवराओं में बैठे हैं। अभी मैं आ रहा चौराहे पे बच्चों को देखा, मुझे देख के लगाया कि सरिया राज करे। अरे बेचारे जानते नहीं है कि सरिया नहीं, पंडित जी राज करेंगे। ये सरिया क्या चीज है? इट हैज बिकम सिंबल ऑफ द ब्रह्मनिकल कल्चर, इट हैज बिकम द सिंबल ऑफ द मनुवादी कल्चर। ये बताने की आवश्यकता है। अगर हमें नहीं बताएंगे और 24 के चुनाव में अगर कुछ और हुआ तो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से हाथ धो लेगा। देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अंदर जो गारंटी, जो संरक्षण है, बराबरी का खुला, वो सब समाप्त है। ये हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे यहाँ मैं कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा हूँ, मैंने शिक्षा क्षेत्र में 35 साल गुजारे। भारत का संविधान कहता है कि देश की अल्पसंख्यक बिरादरी अपनी संस्थाएं बनाएंगी, चलाएंगी और उसमें बढ़ेंगी। लेकिन जब से लोग मोदी आए हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं को स्थापक देना बंद कर दिया। 6 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। ये क्या है? हमारे टैक्स का पैसा, हम सब भारतीयों के टैक्स का पैसा है। उसी भारतीयों के बीच में संविधान रचयिताओं ने ये व्यवस्था रखी। 19 के तहत एक व्यवस्था है, भारत की जितनी सामाजिक इकाइयां हैं, धार्मिक इकाइयां हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन होता रहेगा और इसमें सरकार कोई दखल नहीं। अब मैं थोड़ा सा बात अनुच्छेद 44 के बारे में करूंगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे कटियार समाज के कुंडली समाज में पटेल समाज में पहले बोलो। आप जानते हैं संविधान में अनुच्छेद 44 जिसका भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उन बेचारे लोग नहीं मालूम होते हुए अनुभक्त है। अनुच्छेद 44 ने कहा है कि भारत में शराबबंदी होना चाहिए, भारत में भारत की दौलत को और नागरिकों में बराबर बांटा जाना चाहिए, रानी अम्बानी के घर में पूरा कुछ नहीं दे देना चाहिए। लेकिन क्या इस पर चर्चा करते हैं अमित शाह जी? क्या इस पर चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी? नहीं करते, क्योंकि ये एजेंट बन गए हम दो और नरेंद्र अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी, अडानी जी और अम्बानी। अडानी जी अम्बानी जी की सरकार चलाना चाहिए। इसी कारण ये विरोधी पार्टियों की जबान को बंद कर देना चाहिए। ये 6 साल पहले ईवीएम में, चुनाव में बहाना करके, चुनाव का रास्ता बना करके कब्जा करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में हमें बहुत सतर्क होना है, हमें बहुत निवेशशील बनना है। और हम निवेश से नहीं बनेंगे, सतर्क नहीं होंगे तो देश नहीं होने जा रहा है। आने वाली हमारी पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि हमारे मोदी जी थे, लेकिन इन्होंने समय पर कोई काम नहीं किया, समाज को नहीं जगाया। मैं समझता हूँ चौधरी साहब समाज को जगाने के लिए आए हैं। मैं इस संबंध में जिस लायक हूँ, चौधरी साहब और वानी साहब और मुस्लिम समाज महसूस करता है हमारा ये एक है, हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य है, तो हमारी कार्य से हमारी राजनीति एक होनी चाहिए।
जय मूल निवासी। धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहुत पुराने कैडर बुजुर्ग साथी जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया, वो हमारे बीच में उपस्थित है। एडवोकेट राम सनेही कुशवाहा साहब, हम उनसे चाहेंगे कि वो मंच पर आए और हमारे कार्यकर्ता उनका माला पहनाकर स्वागत करें। आप लोग तालियों से स्वागत करें एडवोकेट राम सनेही कुशवाहा साहब। समय का मैं माफी चाहते हैं, लेकिन 5 मिनट में अपनी बात रखते साथ थोड़ा करीब में लिया की संख्या सबसे भारी 52% दोस्तों, इस देश में पिछड़ों को सबसे ज्यादा संकट डाला है और सबसे ज्यादा हक उन्हीं का मारा गया और वही चुपचाप बैठे हैं। दोस्तों, अगर पिछड़ा वर्ग के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होगा और सबसे ज्यादा लगा हुआ इसमें हमारा स्वास्थ्य समाज करना है और क्या है, क्या उनकी होगा। दोस्तों, वैसा कर्मी समाज भी जाता है, बाल समाज भी जाता है, ये सब बैकवर्ड ही चला रहा है बीजेपी। दोस्तों, यहाँ सत्ता देखिए, सत्ता की लड़ाई में कहते हैं हिंदू सब सत्ता में जाना होता है तो दूर हो तो सत्ता के लायक वो सत्ता में नहीं रखा जाए। दोस्तों, हिंदू बनाना मदद है, सूद बना और करना चाहिए, सूद को समानों में अलग बनाना चाहिए और देश अपने हाथ में रखना चाहिए। दोस्तों, इसकी आबादी 85% वो घूम रहा है पाकर तो 15% सत्ता में जिसकी सरकार होती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसी के वक्त क्या तुम्हारे या हमारे लड़के हाई कोर्ट में क्या सत्ता बनाओ तो दूसरों की फिर दोनों के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे, कैसे बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इस देश की सत्ता परिवर्तन करना है, उसके बाद कभी को भी देश में कर सकते हैं। इसके लिए एक मूल मंत्र है, सूद सवालों को वोट देना बंद करना और सूद को ही वोट दे तो देश में सूद ही विधानसभा लोकसभा में जाएगा, नहीं जाएगा, वो पैदल हो जाएगा। दोस्तों, यही हमें अपनाना होगा, इसी से हमारा उत्थान होगा। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छे पदों में होंगे तभी भला चला और ना किसी नागरिक निगरों को करना नहीं। अब हम लोगों में इतना पैदा करना चाहिए कि सत्ता कैसे मिलेगी। बाबा साहब ने कहा था दिन में बिना पावरशाली अगर खुद चाहते हो तो सत्ता के बदले में क्या करो, इसी से सब कुछ को मिलेगा। आप आगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा कि अपने मंदिर जो बने तो दावे के बने, उनमें कुछ नहीं है। अगर मंदिर को कुछ होता तो योगी मोदी मंदिर में ही चुके उसे पार्टियां मिल जाती। दोस्तों, अब तुम्हें कार खोल कर दिमाग खोल कर काम करना है। जितना पिछला जाएगा दूसरा भागेगा, पिछला जाएगा दूसरा भागेगा, दूसरा भागेगा, पिछला जाएगा अब मैं सत्यप्रकाश पाल जी से निवेदन करूंगा तो पगड़ी पहनाकर चौधरी विकास पटेल जी का स्वागत करूंगा।
प्रकाश पाल जी। बोल 85, बोल 85, बोल 85। साथियों मैं श्री कोटे जी से और सुप्रीम कोर्ट जी से निवेदन करूंगा तो मंच पर आकर तलवार भेंट कर माननीय चौधरी प्रकाश कोटे जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब माननीय चौधरी विकास पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर हम सभी को इसका इंतजार था अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय चौधरी विकास पटेल जी। धन्यवाद स्वागत। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जाति आधारित जनगणना करो और अपना कुर्सी खाली करो, ये परिवर्तन यात्रा 1 जून से वाराणसी से शुरू की और जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू किया तो उस समय जो मौसम था वो बहुत ज्यादा गर्म था। तो प्रतिदिन मुझे लोग इस बात के लिए सलाह देते थे कि थोड़ा रुक कर आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। तो हमने उन लोगों को कहा कि मौसम जितना गर्म है उससे ज्यादा देश की परिस्थितियां गर्म है, तो इसलिए चुप नहीं बैठा जा सकता, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। और हम तो किसान के घर में पैदा हो, तो देश में जो किसान है मजदूर है, अगर वो मौसम की परवाह करना शुरू कर दे तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, उनको खाना नहीं। तो इसलिए हम केवल मेहनत ही करना नहीं जानते बल्कि अपने हक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना भी हमको सीखना होगा। नहीं तो मेहनत हम करते रहेंगे और हमारी कमाई पर दूसरे लोग जैसे मोटे हो गए हैं वो आगे भी हो गए हैं। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा हमें भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर आपके पास 2 बेटे हो तो एक की निगाह खेत में होनी चाहिए तो दूसरे की निगाह दिल्ली की कुर्सी पर होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। क्योंकि आप कितनी ही मेहनत करो अगर नीतियां आपके समर्थन में नहीं है तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। और देश में जो बहुसंख्यक आबादी ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है और बहुसंख्यक माइनॉरिटी समाज मेहनत को खूब कहा। और अगर ये कहा जाए कि उसी के मेहनत से देश चल रहा है कि कोई गलत नहीं, मगर शासन सत्ता की जो नीतियां हैं वो नीतियां उसके फेवर में न होने की वजह से देश में उसको उसके हक अधिकार नहीं मिले और उसकी मेहनत का फायदा दूसरे लोग उठाए। तो इसलिए लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता, मगर यदि संख्या संगठित हो तो संख्या का महत्व होता।
अगर संख्या संगठित ना हो तो उस संख्या का कोई महत्व नहीं हो। देश में अकेले ओबीसी 52% है, 52% है, और ये 52% का आंकड़ा 1931 का आंकड़ा है। अगर आज की तारीख में हमारी गिनती हो जाए तो ये आंकड़ा 60% से 65% तक जाने की संभावना है। तो इतनी बड़ी जो संख्या है देश में ओबीसी की, ये संख्या है, इसका संगठन नहीं है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। संख्या है, मगर ये जो संख्या है इनका जब तक मजबूत जोड़ नहीं बनेगा, जब तक इनका मजबूत संगठन नहीं बनेगा, तब तक लोकतंत्र में हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल सकते। ओबीसी की तुलना में शेड्यूल कास्ट में थोड़ा सा, ओबीसी की तुलना में शेड्यूल ट्राइब में भी थोड़ा सा, ओबीसी की तुलना में माइनॉरिटी में भी थोड़ा सा, मगर ये बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज या अर्जन समाज या तमाम नाम से जिसको कहा जाता है, खमेरा समाज और बहुत कुछ, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन्होंने अलग अलग नाम दी। ये बहुसंख्यक समाज है, उसमें तो एक बहुत बड़ी कड़ी है जो 52%, 60% जो ओबीसी समाज है वो संगठित नहीं है। उसके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसकी वजह से ज्यादा संख्या में होने के बावजूद ओबीसी समाज के हक अधिकार नहीं है। और इतना बड़ा समाज अगर उपरा रहेगा, गलत फैसले करेगा, तो ये फैसला केवल उसके विरोध में नहीं होगा, ये फैसला पूरे बहुजन समाज के, पूरे मूल्यवासी समाज के और पूरे देश के विरोध में होगा। क्योंकि लोकतंत्र में अगर बहुसंख्यक समाज ही गलत फैसले करेगा, गुमराह होगा, तो देश गलत दिशा में जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग इस काम पर लगे हुए हैं कि देश का जो बहुत बड़ा समाज है ओबीसी समाज, उसको जागृत किया जाए, उसको संगठित किया जाए, और उसके अंदर जो उसके महापुरुषों की आइडियोलॉजी, ज्यादातर ओबीसी समाज में ब्राह्मणवादी महापुरुषों की आइडियोलॉजी, जो बहुजन समाज में, मूल्यवासी समाज के, ओबीसी समाज के महापुरुष हैं, उनकी आइडियोलॉजी ज्यादातर ओबीसी समाज में नहीं है, और इसकी वजह से उनके अंदर कोई वैचारिक स्थिरता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है। तो इसलिए आइडियोलॉजी के आधार पर कैडर बेस्ड संगठन खड़ा किया जाए, राष्ट्रीय स्तर का इस काम में हम लोग लगे हुए, और इसी की कड़ी में ये यात्रा भी चल रही है। लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम, और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का, ये निरंतर चल रहा है। जब नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, और जब देश भर में हम लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो नीट में ओबीसी को आरक्षण लागू किया गया। जो प्रदर्शन में शामिल हुए उनको फायदा हुआ, नहीं हुआ, जो नहीं शामिल हुए उनको नहीं। तो इसलिए अगर ओबीसी का मजबूत संगठन बनाया जाता है तो देश की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, और उसी कड़ी में आज आप लोगों के बीच में हम लोग, क्योंकि देश में ओबीसी की बहुत सारी समस्या, मगर उसमें सबसे बड़ी और नंबर 1 की समस्या है। एक तो ढेर सारी समस्या, मगर ढेर सारी समस्या
समस्या में जो सबसे बड़ी और सबसे नंबर एक की समस्या है, वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये हम नहीं जानते। ये हमारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, हजारों समस्याएं हो सकती हैं, मगर उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी क्या समस्या है वही हम नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम अपनी समस्याओं के बारे में जाने तो हम उसके समाधान के लिए लड़ेंगे, मगर जब हम अपनी समस्याओं के बारे में नहीं जानते तो जो मुद्दा मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है, जो मुद्दा ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा हाईलाइट किया जाता है, हम उसी मुद्दे को पकड़ कर बात करते हैं और ये देश में बहुत बड़ा घटना होगा। मतलब आप क्या सोचोगे आप नहीं तय कर सकते, आप किस बात पर चर्चा करेंगे आप नहीं तय कर सकते, आप क्या सोचोगे आप किस बात पर चर्चा करेंगे ये तय करने वाला देश में मेन स्ट्रीम मीडिया है। और जो देश में मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी हमारे मुद्दे पर चर्चा, आजादी के 75 साल हो, जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही, कुत्तों में जो पालतू कुत्ते हैं उनकी भी गिनती हो रही और कुत्तों में जो फालतू कुत्ते हैं उनकी भी गिनती हो रही, मगर हम 52% कब का आंकड़ा बता रहे जब देश खुला। आजाद भारत में हमारी गिनती ही नहीं हुई 10% में, मगर क्या ये मुद्दा हमारे लिए मुद्दा है? संविधान में लिखा गया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो क्या 52% ओबीसी को 27% जो प्रतिनिधित्व मिला है क्या यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व है? 52 को 52% मिलना तो पर्याप्त हो, 52 को 27 मिलाने पर्याप्त नहीं है और 27 लागू नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लिए रिजर्वेशन प्रमोशन ओबीसी समाज को नहीं मिला तो पंडित जी हमको काम पर लगा देते हैं कि SC/ST के प्रमोशन का विरोध करो। हम ये नहीं समझ पाते कि विरोध करने में फायदा है, अपनी लड़ाई घर कर लेने में फायदा। हम भी लड़ाई करें कि ओबीसी को भी मिलना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने केवल पंचायतों में है, बाकी नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, लेकिन वो मुद्दे हमारे लिए मुद्दे नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के बच्चों का वजीफा लोन पर रखा गया। कितने ओबीसी के लोगों को पता है? कैसे पता चलेगा? टीवी को इस पर डिबेट चलाने की फुर्सत होगी। अगर टीवी इस पर डिबेट चला देगी आप अपने मुद्दे लेके खड़े हो जाएंगे तो जो लोग आपके हक अधिकार पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं उनको आपका हक अधिकार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा वो क्यों होने दे? इसलिए टीवी ये मुद्दा नहीं चला। मंडल कमीशन की जो 2 मार्च से लागू हुई, बाकी आज तक लागू नहीं हुई। मगर हमारे लोगों को मंडल कमीशन से क्या लेना देना है? वो तो पढ़ा ही नहीं, सर्टिफिकेट भी निकाला तहसील से ओबीसी का, लगा भी दिया और सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी भी दे दिया, लेकिन मंडल कमीशन नहीं पढ़ा। मैं तो रोज अपने लोगों को पूछता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? यहां भी पूछ लूंगा तो मुश्किल से गलती से एक तो हाथ खड़े हो जाएंगे तो खड़े हो जाए। जब मैं पूछता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो अपने लोग हमारा चेहरा ऐसे देखते ओबीसी के लोग जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च उनसे पूछ रहा। अरे कोई लेटेस्ट रिसर्च नहीं पूछ रहा हो, मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ और उसकी वजह से 27% आरक्षण मिलता है। जिस चीज से आपको हक अधिकार मिलता है उसके बारे में आप पढ़ते नहीं, उसके बारे में आप जानते नहीं हो। जिन महापुरुषों ने लड़ भिड़ कर आपको हक अधिकार दिलाया उसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो आपको हक अधिकार कैसे? टीवी
चौथी बार इकट्ठा करना है तो सब जानता है, और पांचवी बार इकट्ठा करने का नंबर नहीं आता कि उसमें पीओपी लगा दे, टाइल्स लगा दे, किसान मजदूर का लगभग का यह नंबर नहीं आता, और इतना बनाते बनाते वो चला जाता है। घर बनाना बहुत कठिन काम। हमारे बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। अगर घर नहीं है तो रात को अपनी झोपड़ी में सो गया, और जब सुबह उठा तो देखा कि 3 मंजिला उसका घर बन गया है, और ऊपर वाले मंजिले पर वो टहल रहा है, बाहर निवास कर रहा है। तो पता नहीं चल रहा है कि चमत्कार हो। इसके लिए टीवी वालों को समय बर्बाद करने की जरूरत है, क्या चमत्कार होता है नहीं होता। अरे जिसके पास घर नहीं है उसका 3 मंजिला घर बन जाएगा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चमत्कार हो गया, और इन्होंने कर दी। मगर चमत्कार करना धरना नहीं है, आपको विधि रखना है। जो चमत्कार को नहीं मानते उनको भी विधि कर दिया, वो देखते कैसे करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। जो चमत्कार को नहीं मानता वो भी टीवी में घुसा जा रहा है, और जो चमत्कार को मानता है वो तो घुसा ही जा रहा है। तो आपका समय खराब होगा। अभी 2-4 दिन से टीवी वाले क्या चला, एक पाकिस्तान की महिला को 4 बच्चे लेकर आए, उसकी खबर चल रही है। अरे भाई ये कौन सा इतना बड़ा इशू है, इसकी खबर चला रहे हो, देश में दूसरे इशू नहीं है क्या? मगर दूसरे इशू देश में मीडिया वालों को जो मौलिक इशू है देश के, वो उठाने की फुर्सत नहीं है। तो देश का मीडिया सबसे ज्यादा दिमाग खराब है। मीडिया पाकिस्तान की खबर दिखा कि पाकिस्तान में लोग भूखमरी से मर रहे, बांग्लादेश की खबर दिखाता, श्रीलंका की खबर दिखाता है, मगर भारत में क्या समस्या है इसकी खबर नहीं दिखाती। और फिर भी जब टीवी देखते अब पाकिस्तान की क्यों दिखाना? अगर मीडिया को बहुत शौक है विदेश की खबरें दिखाने का, तो अमेरिका का दिखाओ, जापान का दिखाओ, जर्मनी का दिखाओ, विकसित देशों का दिखाओ, वहां का तो दिखाते नहीं। जिसकी भारत के सामने कोई औकात ही नहीं है उसकी खबर दिखाते हो। क्यों? जब आप देखोगे कि पाकिस्तान मर रहा है भूखमरी से, तो आप खुश हो जाओगे, अरे भाई चलो मोदी जी तो 5 किलो राशन देकर यहाँ तो लोगों को जिंदा तो किए हुए हैं, पाकिस्तान वाले, श्रीलंका वाले, बांग्लादेश वाले तो मर जा रहे, कम से कम हम जिंदा तो है। आप खुश हो गए। आप सरकार से सवाल नहीं पूछो। अगर अमेरिका से तुलना होने लगे तो अमेरिका का दिखाना पड़ेगा कि वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है। तो आप सवाल खड़ा करेंगे, अगर अमेरिका में हेल्थ पॉलिसी ऐसी है तो भारत में क्यों? अगर अमेरिका में एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया है तो भारत में क्यों नहीं है? अगर अमेरिका में रोजगार की पॉलिसी बढ़िया है तो भारत में क्यों नहीं? क्यों अमेरिका की खबर दिखाया जाएगा? खबर पाकिस्तान का दिखाया जाएगा। जैसे मान लो आपका कोई लड़का, और वो लड़का जो है इंटर पास हो गए, और आपके पड़ोस में कोई लड़का हाई स्कूल फेल। जब आप हाई स्कूल फेल वाले से तुलना करोगे, आप गदगद हो जाओगे, खुश हो जाओगे, अरे हमारा लड़का तो इंटर पास हो गया, उसका तो हाई स्कूल में ही फेल हो। लेकिन वही दूसरे पड़ोस कोई लड़का एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, जब आप उससे तुलना करोगे तो आप विकास की तरफ सोचो, और जब आप हाई स्कूल फेल वाले से तुलना करोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, आप विकास की तरफ नहीं सोचोगे। ऐसे ही देश की मीडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की खबरें दिखाकर सरकार से लोग सवाल ना पूछे, इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहती है कि आपकी तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान की समस्या है, बांग्लादेश की समस्या
समस्या है, श्रीलंका की समस्या, हमारे मुद्दे क्या है? और लगातार दूसरे मुद्दे उठते रहते। कभी 370 का मुद्दा उठा तो हम लोग खुश थे, कभी 3 तलाक का मुद्दा उठा तो हम लोग खुश थे, कभी इस बात का मुद्दा उठा कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए तो हम खुश थे। आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं SC ST OBC के लोग, ये जितने मुद्दे टीवी वाले उठा रहे, 370 हट गया नहीं हट गया, कानपुर के लोगों के जीवन यापन में कोई अंतर हुआ? आपके हक अधिकार में कोई वृद्धि हुई? जब 370 का मुद्दा चल रहा था तो अपने कुछ लोग बहुत उछल रहे, हमने कहा क्यों उछल रहे? कहा अब जम्मू कश्मीर में जमीन लेने की इजाजत मिल जाए। हमने कहा तुम्हारे मोहल्ले में जमीन बिक रही, लोग पैसा ही नहीं। हमने कहा मोहल्ले में लेने के लिए पैसा नहीं है और कश्मीर की जमीन के बारे में तुमको सपना दिखाया जा रहा है। अरे तुम्हारी खेती किसानी को आजादी को देने के लिए 3 कानून सरकार लाई, जो तुम्हारी पुश्तैनी है वो तो तुम्हारे पास सरकार रहने नहीं देना चाहती। तुमको कश्मीर में जमीन देगी, अडानी को नहीं देगी, तुमको दे देगी। तो अपने लोगों से 370 का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम ही उछल रहे। फिर 3 तलाक का मुद्दा है। 3 तलाक क्या है क्या नहीं है ये मुस्लिम लोग जानते हैं। अगर होगा तो मुस्लिम लोगों का फायदा नुकसान है, नहीं होगा तो मुस्लिम लोगों का फायदा नुकसान है, तो हम क्यों उछलते? हिजाब मुस्लिम महिलाएं पहने या ना पहने, हमारे आपका क्या फायदा नुकसान है? नहीं फायदा नुकसान है, फिर हमें क्यों उछाला जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सरकार चाहती है एक राष्ट्र एक कानून होना। अरे होना चाहिए किस बात पे? नहीं, सब लोग एक ऐसे शादी विवाह, एक ऐसे शादी। अरे जो संविधान में सभी धर्म के लोगों को उनके रीति रिवाज के हिसाब से शादी विवाह और हर चीज करने की स्वतंत्रता दिया है, तो किसी को क्या दिक्कत? और केवल सभी धर्म के लोगों को ही नहीं, इवन आदिवासियों को भी उनके रीति रिवाज के मुताबिक अधिकार दिया है, उनको स्पेशल अधिकार दिया है। और ये जो हम लोगों को आरक्षण मिलता है, ये देश एक कानून है, ये भी कोई स्पेशल राइट है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर शुरुआत में तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन आखिरियत इसकी आरक्षण खत्म करके होगी, ये बात नोट कर ले। इसलिए आंख खोलने की जरूरत है। अच्छा चलो, सरकार को बहुत चिंता है, एक राष्ट्र एक कानून अब लागू करो ना, एक समान शिक्षा। इसके लिए किसका ऑब्जेक्शन? इसके लिए किसका ऑब्जेक्शन है? एक समान शिक्षा लागू करो, राष्ट्रपति की संविधान हो या किसान मजदूर की संविधान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। इसके लिए किसको दिक्कत है? कोई मना करने वाला है देश में? कोई नागरिक इस पर कोई विवाद है तो लागू करो। अगर वो नहीं लागू करेंगे, उससे तो आपके बच्चे को लागू करें, वो कैसे लागू होगा? एक समान हेल्थ व्यवस्था लागू करो, चिकित्सा व्यवस्था लागू करो। गरीब आदमी बीमार रहता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मिल गए तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं। और अमीर आदमी बीमार रहता है तो बड़े हॉस्पिटल में जाता है, सहारा जैसे और तमाम बड़े। इसमें लागू करो एक राष्ट्रीय कानून, रोजगार पॉलिसी बनाओ एक राष्ट्रीय कानून कि ये डिग्री देने वाले व्यक्ति को सरकार गारंटी देती है, जो बीए कर लिया उसको इस लेवल का रोजगार दे। कोई बीए करने वाला रोजगार नहीं है, बीएससी करने वाले को इस लेवल का रोजगार दे, एमएससी करने वाले को इस लेवल का रोजगार दे, पीएचडी करने वालों को इस प्रकार का रोजगार दे, बीटेक करने
वालों को इस प्रकार का रोजगार दे। इसमें क्यों नहीं बराबरी का? इसमें तो हालत ये है कि चपरासी की भर्ती निकल रही है तो पीएचडी वाले भरते हैं। ये हमारे राज्य और हमारे देश की हालत है और सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं कि इतने योग्य लोग इसमें भर दिए हैं, अब करे तो क्या करे, कैसे सिलेक्शन करे, तो भर्ती ही कैसे करे। अगर ये सब सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून नहीं, जिस मुद्दे से हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा हो, जिस मुद्दे से ये लगे कि नहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वही मुद्दा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि हम लोग जब मुसलमान 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 चले तो हमको हिंदू बनने में देर लगेगी। जब गुजरात मुसलमान 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 चलेगा तो हम अपने आप ही हिंदू हो गए। टीवी पर गुजरात मुसलमान 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 मुसलमान, फिर हम जाति जनगणना की मांग नहीं, फिर हम संख्या के अनुसार अपनी हिस्सेदारी की मांग नहीं करेंगे, फिर हम रोजगार की मांग नहीं करेंगे, फिर हम अपने डेवलपमेंट के लिए बजट की मांग नहीं करेंगे, फिर तो हम भूल गए सारा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान का 75 साल से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने उठाया है, अगर आप नहीं खुल रही है तो खोल लीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी समाज ने हिंदू मुसलमान का उठाया, क्योंकि 3 समय बहुत बढ़िया वाले हैं लोग। अगर चंदा देना है और फिर जातियां स्टेट और सेंटर में कामन थी, केवल उन्हें ही ओबीसी माना गया। इसका मतलब ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछो कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है क्रिमिनल लगे, किसी आर्टिकल में नहीं लगा। फिर किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्यों लगाया? एससी एसटी का आरक्षण हिस्सा बन, ये ऊपर से ओबीसी का आरक्षण आ गया, ये और बड़ा सर्वर हो गया। इसलिए इसको जितना ज्यादा निष्प्रभावी कर सको, जितना ज्यादा निष्प्रभावी कर सको उतना करो। और इसलिए आरक्षण के नाम पर ओबीसी को केवल धुंधुना मिल गया बजाते रहो, आरक्षण का फायदा नहीं हुआ, केवल धुंधुना बना। जब क्रिमिनल कहने सुनने में तो क्रिमिनल बहुत अच्छा है कि अमीर को मिलना चाहिए, गरीब को नहीं मिलना चाहिए, मगर क्या ये हकीकत है? क्या ऐसा हो रहा है? होगा कैसे? फीस इतनी महंगी है, जो पढ़ा सकता है वो क्रिमिनल है और जो नहीं पढ़ा सकता है नॉन क्रिमिनल है। जो पढ़ा नहीं सकता वो आरक्षण कैसे देगा, और जो पढ़ा सकता है जब वो क्रिमिनल है तो आरक्षण कैसे देगा? तो आरक्षण ऊपर से भी खत्म, नीचे से भी खत्म है, तो आज तक हम इसी में समझ। और इसलिए अभी तक ओबीसी की सीटें 6% से ज्यादा नहीं भरी गई। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्यों पैदा हो? जब इतना ज्यादा धोखा 16 नवंबर 1992 के फैसले में हमारे साथ हुआ, तो क्यों नहीं संसद भवन घेरा? और क्यों नहीं संसद भवन घेर करके कहा गया कि हमारी जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए? घेरते कैसे? पंडित जी लोग समझ ले धोखा किया है, इनको समझने में कुछ वक्त लगेगा, समझ जाएंगे तो संसद घेरेंगे और घेरेंगे, इनको देना होगा तो हमारा क्या होगा? हमको इन्हीं के अधिकार पर कब्जा किए, एससी एसटी का तो मिल गया है, तो हमें छोड़ना होगा इनका। कहा कुछ ना कुछ करना हो, कहा देखो अगर ये आ गए संसद पर, विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि विरोध करोगे तो अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं, और समर्थन भी नहीं कर सकते, क्योंकि समर्थन करेंगे तो नौकरियों से कब्जा लगाएगा, प्रशासन से जाएगा, विरोध करेंगे तो शासन से कब्जा लगाएगा। इसलिए दोनों खतरनाक है, विरोध करना भी खतरनाक है, समर्थन करना भी खतरनाक है। तो कहा डाइवर्ट करो, ना विरोध करो ना समर्थन करो,
मोबाइल में काल डाइवर्ट हो, वैसे आपका मुद्दा डाइवर्ट करिए। जिनको जाना था दिल्ली संसद भवन के, वो चले गए बाबरी मस्जिद के। विवेक कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा और पता नहीं कितने ओबीसी के नेता थे जिनको आगे किया और उनको ले जाकर के बाबरी मस्जिद में भिड़ा दिया गया और 6 सितंबर को बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी। हमारे साथ धोखाधड़ी का फैसला कितनी तारीख को आया? 16 नवंबर 1992। बाबरी मस्जिद कब गिरी? 6 सितंबर 1992 को, 15 दिन। हमारा मुद्दा है, हमको आज तक यही लगता है, यही समझाया जाता है बाबरी मस्जिद मुसलमानों के विरोध में गिराई। 150 साल से मुसलमान उसमें नमाज नहीं पढ़ते। मुसलमानों के विरोध में गिरानी होती तो कोई और भी गिराई कर सकती। मुसलमानों के विरोध में नहीं गिराई गई। ओबीसी को अधिकार ना मिले क्योंकि ओबीसी राम भक्त है, तो पंडित जी लोगों ने सोचा कि इनको राम के नाम पर भड़काया है। तो हमारे घरों में पंडित जी लोग आए, कहा हम लोग राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं। तो हमारे ओबीसी के लोगों ने कहा चंदा ले जाओ, हमसे भी हमको देते ही नहीं। कहा चंदे का मामला नहीं है, मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है और मुसलमान बनने नहीं दे रहे, इसलिए चलो। जिसको दिल्ली जाना था वो अयोध्या, और आज तक समझ नहीं पाया मंडल में हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। अरे समझ कैसे पाता है? उस समय बाबरी मस्जिद गिर गई तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही छाया रहा और हमारा मुद्दा गायब। आज तक नहीं समझ पाए हम। चलो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिल जाए। अगर ओबीसी उस समय मस्जिद गिराने नहीं जाता, मंदिर की लड़ाई लड़ता, तो अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ता, तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिल जाए। चलो बहुत बड़ा त्याग करते, मंदिर के लिए 10-12 करोड़ नौकरियां छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो मंदिर में तो हिस्सा दे। अरे नौकरियां छोड़ दिया तो मंदिर में हिस्सा ले दो ना। जब शिलान्यास हुआ तो मेरे कटिहार को नहीं बुलाया, तो मेरा फैजाबाद में कार्यक्रम था। देव पटेल जी उनसे मिलने गए थे, वो बोलते थे वहीं पर तो बता रहे थे। जब शिलान्यास में नहीं बुलाया गया तो मेरे कटिहार को पूछा कैसा लगा? कहा अच्छा नहीं लगा। मगर अंदर ही कह सकते हो अच्छा नहीं लग रहा आपको। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। एक भी 3,745 जातियां ओबीसी में है पूरे भारत। 3,745 जातियों में से किसी भी जाति के सिंगल एक आदमी को शामिल नहीं किया। अरे हमने कहा भाई चलो दूसरे ओबीसी वाले खराब हिंदू, लेकिन विनय कटियार तो बहुत बढ़िया वाले, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती तो बढ़िया वाले हिंदू है, प्रवीण भाई तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू है, रितंबरा तो बढ़िया वाले हिंदू है। अरे इनको तो शामिल कर लेते, ये तो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे मंदिर मस्जिद। मगर एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। चंदा को अगर हमारे लोगों को पता हो चंदा देने के लिए हिंदू है, ट्रस्ट में हिस्सा लेने के लिए हिंदू, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में ओबीसी को इस्तेमाल करो और फिर तो ये नीति आरएसएस बीजेपी के द्वारा देश में चलाई जा रही है, हिंदू के नाम पर चलाई जा रही है। और हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जो बहुत समझदार है वो सेकुलर हो गया, और जो सब समझदार है कम्युनल हो गया। सेकुलर हो गया तो वो भी आपका मुद्दा नहीं, कम्युनल हो गए तो भी आपका मुद्दा नहीं,
अरे हम ये कह रहे हैं सेकुलर का कॉमन, अरे तुम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो ना कि हमारी डिग्री होनी चाहिए, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा देना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए, हमको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे विकास के लिए बजट मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई करो। कितना अजीब बात। ओबीसी के बहुत सारे लोग किसान हैं, 75 साल से किसानों को उनकी फसल की कीमत रखने का अधिकार नहीं। अगर खेत में आलू ज्यादा पैदा हो जाए तो आलू कोई पूछने वाला नहीं, कितना रेट उसका गाँव हो जाएगा, और अगर खेत में आलू कम पैदा हो तो कम ही पैदा हुआ है तो रेट थोड़ा बढ़ती भी मिलेगा, तो कितना फायदा होगा किसान। किसान जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाता है तो पूछता है कितने में, तो मोबाइल खरीदने, साइकिल खरीदने, कुर्सी खरीदने, क्या पूछा कितने में दो, और अपना सामान बेचने जाओ अब क्या पूछता कितने में लो। अरे यहाँ तो बेचने वाला डिसाइड करे या तो खरीदने वाला डिसाइड करे। हम खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला डिसाइड करता है, और हम बेचने जा रहे हैं तो खरीदने वाला डिसाइड करता है। ये उल्टी गंगा 75 साल से देश में बह रही है, मगर ये हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग टीवी और अखबार तय कर रहे हैं। हम अपने दिमाग से अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचो। 75 साल में किसानों को अपनी फसल की कीमत रखने का अधिकार है। 14 में मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर दे, किसानों की आय छोड़कर बाकी हर चीज की कीमत दोगुनी कर दे, खाद की कीमत दोगुनी कर दे, पेस्टिसाइड की कीमत दोगुनी कर दिया, पेट्रोल की कीमत दोगुनी कर दिया, डीजल की कीमत दोगुनी कर दिया, गैस सिलेंडर की भी कीमत दोगुनी कर दिया। बस आपकी किसानों की इनकम को छोड़ बहुत सी दुनिया में हमको जिन चीजों से हमको वास्ता नहीं, मतलब नहीं, हम उसमें खुश हो, और जिन चीजों से हमसे वास्ता है उस पर हम बोल ही नहीं। पढ़ाई के लिए कितनी प्रकार की, एक खिचड़ी खिलाने वाला, एक गांव में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल है, एक जिले में टॉप क्लास का स्कूल है, फिर एक बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो तो पूछा जाता है क्या करना। अगर आपने कह दिया किसान है, मजदूर है, कहेगा स्टेटस मैच नहीं होगा, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं। इतने प्रकार के अब जो खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है, जो गांव का प्राइमरी स्कूल है, उसका नाम मैंने रख दिया है कि खिचड़ी खिलाने वाला, क्योंकि खिचड़ी खिलाने के अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं। वो उसमें क्लास 5 है और मास्टर कितने, 2, और 2 में से एक मास्टर को इतना काम है कागज पत्थर का को खा रहा है, उसको बिल्डिंग भी बनवाना है, खिचड़ी में और हेड बावर्ची है, उसकी देख रेख में खिचड़ी बनेगी, क्योंकि अगर खिचड़ी में कुछ गड़बड़ हुई तो कार्यवाही रसोईया पर बाद में, मास्टर पर पहले हो। तो एक तो बिजी है, उसको पढ़ाने की फुर्सत नहीं, एक जो है वो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसको 5 हाथ पैर तो हो नहीं सकता, क्यों पढ़ा देगा, वो पढ़ा नहीं सकता। केवल स्कूल का गेट बंद करके बच्चों को स्कूल के अंदर रोककर रख सकता है, उसके अंदर ही रोककर रख सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। ये पढ़ाई की व्यवस्था। एक छोटे मोटे नर्सरी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था जो बहुत मेहनत से बेचारे चला है, उसमें पढ़ाने वाले मास्टर भी इज्जत बचाने में पढ़ा रहे, चलो इतना पढ़ लिखकर और क्या काम करे, तो चलो पढ़ाएं जो भी 1000, 1500, 2000। फिर एक जिले के टॉप क्लास के स्कूल है, एक बड़े बड़े शहरों में टॉप क्लास के स्कूल, कम से कम 4 प्रकार के स्कूल हो। जब ये बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे तो क्या ये देखकर सवाल पूछा जाएगा कि खिचड़ी खाने वाले से आया, ये छोटे नर्सरी स्कूल से आया, ये जिले के टॉप स्कूल से आया है, और ये बड़े शहरों के टॉप क्लास के स्कूल से आया है? क्या ये देख करके अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कंपटीशन में? एक ही प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो बताओ
गरीब का लड़का कैसे आगे जाए? चलो कोई बहुत ज्यादा नौकरी में है तो किसी तरीके से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, फिर तो पीढ़ी के लिए भेजना पड़ेगा, तैयारी करने के लिए तो भेजना पड़ेगा, फिर लाखों रुपए लगे। मुझे तो आज का सरकारी कर्मचारी मिलते बोलते नहीं है, हिम्मत नहीं, बहुत पैसा है। अगर ये हमारे लिए तो हम ये समझ नहीं पा रहे हमारे लिए क्या मुद्दा है क्या नहीं। मैं अभी 3 महीने महाराष्ट्र के दौरे पर और यहाँ तो मुझे बहुत सारे जिलों में बीटेक करने वाले लड़के मिल गए। मैंने उनको पूछा क्या करता है, कहा बीटेक करके एमबीए। एक जगह पूछा, 2 जगह पूछा, 3 जगह पूछा, कई जगह मिले। मैंने सोचा ये बीटेक करके एमबीए करने का क्या लफड़ा है, ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा इन्हीं लोगों से पूछूंगा तो पता चले। हमने पूछा कुछ लड़कों को ये बीटेक करके घर पर बैठे हो फिर एमबीए क्यों कर रहे हो? कहा सही से बताएं। हमने कहा तो गलत गलत बता रहे। तो कहा सही बात यह है बीटेक कर लिया, सरकार के पास हमारे लिए कोई योजना नहीं। तो हमने कहा प्राइवेट में हो, कहा प्राइवेट में तो है लेकिन यहाँ नहीं है हमारे गांव के पास। तो बेंगलोर में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, सूरत में मिलेगा, गाजियाबाद में मिलेगा, नोएडा में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, यहाँ नहीं है। हमने कहा वही चले जाए। कहा वहां जाके क्या करते जब 10,000, 12,000, 15,000 ही मिलना है, इतना मिलेगा नहीं, उतना तो खा जाए। तो हमने कहा फिर एमबीए क्यों कर रहे हो, इससे कोई रोजगार मिलेगा क्या? कहा रोजगार मिलेगा इसके लिए नहीं कर रहे। हमने कहा फिर क्यों कर रहे हो? कहा देखो हमारी शादी नहीं। हमने कहा शादी से इसका क्या मतलब है? कहा मतलब है पूरी बात सुनो। हमने कहा क्या मतलब है? कहा देखो जब लड़की का बाप आता है और पूछता है कि बेटा क्या कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं हम लोग बीटेक करके खाते। तो लड़की का बाप 10 बार सोचता है ये बीटेक की डिग्री लेने के बाद बेरोजगार बैठा हुआ, इसके साथ शादी कैसे करें? कहा लेकिन जब कहते हैं बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं तो लड़की का बाप सोचता भी पढ़ रहा है आगे नौकरी करेगा, तो वो सोचता है नहीं ठीक है मामला शादी किया जा सकता है। तो कहा ये 2-4 साल में मामला सेट हो जाएगा, बाकी हम लोग तो जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मुझे बचपन याद आ गया। बचपन में जो हम लोग थे तो हमारे यहाँ से इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजने का बहुत ज्यादा रिवाज। तो जो गाँव में थोड़ा ठीक ठाक परिवार के चौधरी टाइप के लोग होते थे वो अपने बेटे को 2-4 साल के लिए इलाहाबाद भेज देते थे। उसको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो वो भेज देते थे। जो जाता था उधर घूमता था, टहलता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज की राजनीति करता था। जब शादी वाले घर पे आते थे पूछते थे लड़का क्या करना, तो लड़के का बाप कहता था इलाहाबाद में सिविल की तैयारी करना। तो रेट भाव ठीक ठाक हो जाता था। और जैसे शादी हो गई फिर लड़का आया घर, सिविल की तैयारी खत्म, ट्रैक्टर निकाला और खेत जोतना शुरू। तो ये बेरोजगारी है। पहले एक गांव से अगर जिस गांव में रेलवे वाले होंगे तो 10 घर 15 घर एक साथ पुराने हैं। जिस गांव में टेलीफोन वाले हैं तो 10 घर 15 घर एक साथ। आज कहां चली गई दोनों में? जमीन बिगड़ गई कि आसमान खा गया। आज भी नौकरियां हैं मगर उसको प्राइवेट कर दिया गया और वो गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। मैं एक दिन गया एक एसमेंट की ऑफिस, एसडीओ साहब हमारे परिचित थे। अकेली 3 मंजिला बिल्डिंग में अकेले एसडीओ। हमने कहा और स्टाफ, कहा हम ही है, पानी पिलाने के लिए एक आदमी और बन दिया है, दूसरी कंपनियों को ले रहे हैं। ये मुद्दा है हमारे लिए, निजीकरण हमारे लिए मुद्दा है। मोदी जी ने 2014 में कहा था देश नहीं बिकने को, और आज कह रहे हैं देश नहीं बचने को। जब तक एक चीज अदानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।
इस पर चर्चा ही टीवी अखबार नहीं करती और फालतू के मुद्दे पर आपका समय और आपका पैसा बर्बाद देश की मीडिया कर रही है। और अगर ये कहा जाए देश की मीडिया देशद्रोह करने का काम कर रही है, कोई गलत नहीं है, ये 200% सही है। जब देश के मौलिक मुद्दे देश की मीडिया नहीं उठा रही है तो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और जनता को गुमराह करने से गलत फैसले होंगे तो देश का सत्यानाश होगा। तो ये देश हमसे बोल तो हम क्यों करें? अगर हम अपने मुद्दे उठाए तो ये लोकतंत्र में चर्चा के मुद्दे बनेंगे। और अगर ये लोकतंत्र में चर्चा के मुद्दे बनेंगे तो जो मुद्दे नाम इशू के मुद्दे मीडिया उठा रही है ये खत्म हो जाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यात्रा को मीडिया को उठाएंगे तो हम ही उठाएंगे, मीडिया नहीं उठाएंगे तो अपने मुद्दे हम उठाएंगे। जाति जनगणना क्यों करते? अभी मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। अरे विकास कैसे? आंकड़े चाहिए, डाटा चाहिए ना विकास के लिए। कितने ओबीसी के लोग अच्छे मकान कर, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान कर, कितने ओबीसी के पास मकान नहीं है, कितने कच्चा माल पास है, कितने हाई स्कूल पास है, कितने इंटर पास है, कितने बीए पास है, कितने बीएससी पास है, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसके पास इतनी जमीन है तो जमीन से जीवन यापन कर सकता है, किसके पास जमीन ही नहीं। तो ये सारे आंकड़े आएंगे तब उनके विकास के लिए योजना बनाई जा सकती है। मगर 75 साल में आंकड़े ही कलेक्ट नहीं हुए तो विकास की योजना कैसे? और हमारे विकास के लिए योजना बनाने की क्या जरूरत? जब विकास का नाम सुनकर ही चुप हो जाते हैं, वो दे देते हैं, तो विकास के लिए योजना बनाने की क्या जरूरत है? अगर हल्दी दिखाने से ही हम लोग पीछे हो जा रहे हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? और इसलिए हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिखा करके धर्म के नाम पर गुमराह किया जाए, जाति के नाम पर गुमराह किया जाए, हर जाति में एक नेता क्या है? सारी जाति अपनी पीछे रहे, इसको आगे ले जाए। देहात का आदमी सोचता है कि सब आगे चली गई, अपनी जात के पीछे रह गई है तो नेताजी आए तो पीछे चलो, आगे ले जाए। अब बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, फिर नेताजी ने अमित शाह को कहते हैं हमारी बिरादरी इतना हमारे पीछे मिनिस्टर बनाओ, खुद बन गया। नहीं, हमारा बेटा भी बन गया, हमारा पति भी बनना चाहिए, हमारी पत्नी भी बननी चाहिए, बनाओ, वो भी बन गए। अमित शाह को क्या दिक्कत है बनाने? वो जानते तुम्हारे पास कोई पावर तो देनी नहीं, पोजीशन भी देनी है, घर घोड़ा लेकर घूमो, जितना माहौल बनाओगे उतना भाजपा को पड़ेगा। भाजपा के नुकसान क्या है? बने रहो, घूमते रहो, दरोगा भी तो तुम्हारी सोचे। ऐसे ऐसे बनती है इस सरकार में जिसकी दरोगा नहीं, जितना अनुभव होगा वो जानते होंगे, जिसका नहीं होगा वो सोचता होगा नहीं बहुत बड़े बने। जाति के नाम पर ले जाकर के कुएं में, गड्ढे में, खड्डे में हमारे को डाल दिया और हमारे सारे अधिकार खत्म किए जाए। और फिर वो जब तक मंत्री नहीं बनता तब तक आरक्षण की बात मजबूत है स्टेट में, वो क्या कुत्ते को भी टिकट देगी हमारी पार्टी तो वो उसी को, जिसकी पार्टी मजबूत है ऊपर देख रहा है। अब वो बिरादरी की पार्टी है, चाहे बिरादरी के किसी मुद्दे पर लड़े और चाहे न लड़े। अभी 10% आरक्षण का मुद्दा, इतने ओबीसी की पार्टियां थी वहां पार्लियामेंट में, एक को छोड़कर एक होकर किसी ने भी इतना रोना रोए। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता तो लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत रोना रो रहे, महोदय ओबीसी के साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमने तो कहा था जिनका जमीन जाग गया है आज ओबीसी को कुछ न कुछ मिल जाए।
लास्ट वाली लाइन सुना तो मैं तो बहुत निराश हो गया। लास्ट वाली लाइन कहा महोदय ये 10% आरक्षण का हम समर्थन करते। अरे वो बोला क्यों भाई इतना देर, अगर करना ही था समर्थन तो ये कहेंगे महोदय अभी तक 50% आरक्षण होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके नाम पर ओबीसी को 27% नहीं दिया जा रहा है और ओबीसी इसका नुकसान उठा रहा है इतना दिन से। इसलिए अगर आप 10% इनको देना चाहते हैं तो ओबीसी को भी आज ही मिलाकर 52% दे दिया है। हम इनके 10 का समर्थन तब करेंगे जब ओबीसी के 52% का बिल आज ही पास किया जाएगा। अगर इतना कर देंगे ओबीसी के नेता तो क्या बुरा होगा, मगर इतना भी कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम कहते नहीं, हम तो देख के तो जिसका नेता ऊपर है वो ऊपर देख रहा कुत्ते को भी टिकट देगा तो वोट देगा, और जिसकी पार्टी मजबूत नहीं है आगे वोट की लोगों की सही तो नीचे ही देख रहा है। कोई पार्टी तो हमारी बिरादरी को टिकट दे दे वो उसी को दिया, अब वो पार्टी चाहे समाज का गला काट रही हो, लेकिन आपकी बिरादरी आ गया इसलिए आप वोट उसी को देंगे तो हमारी समस्याओं का हल कैसे? जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम वोट देंगे तो हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा? अगर हमारी समस्याओं का हल करना है तो ना धर्म के नाम पर ओबीसी एसटी को कोई अधिकार है और ना ही जाति के नाम पर ओबीसी एसटी को कोई अधिकार। अगर अधिकार है तो ओबीसी को ओबीसी के नाम पर, एसटी को एसटी के नाम पर, एसटी को एसटी के नाम पर, संविधान का अधिकार है। जब अधिकार ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर है तो लड़ाई जाति धर्म के नाम पर वो जाति धर्म के नाम पर क्यों देते हो? वो अपने हक अधिकार के मुद्दे पर दो, अपने हक अधिकार के मुद्दे बोलो तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं। आखिरी बात कहकर बात समाप्त कर देते, बहुत समय हो। 8 बजे के बाद हमारे लोगों को शहर में घर से खाना खाने के लिए टेलीफोन आने लगता है तो आधा मन इधर रहता है, आधा मन उधर रहता है। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लोगों को दिक्कत रहती है तो उनकी दिक्कत का भी ख्याल रखना पड़ता। हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे तो बहुत साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैंने तो अपने लोगों को कह दिया है शहर में लोग काम मत कर, गाँव में वहाँ डाला शहर के लोग को समझता। हम और मुसलमान 75 साल से लड़े, या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते, जब शिवाजी महाराज जीतते थे तो उनको फायदा होता है, जब औरंगजेब जीतते थे उनको फायदा। हम और मुसलमान 75 साल से लड़े, कम से कम 14 अगस्त को 1947 को जब पाकिस्तान बना तब से तो माना ही या तो हमको फायदा होता या तो उनको फायदा। मगर 75 साल में एक भी मुसलमानों की पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, सेंट्रल में बनाई किसी मुसलमान की पार्टी ने? चलो एक भी मुसलमान की पार्टी ने नहीं बनाई तो एक भी ओबीसी की पार्टी, एक भी एससी की पार्टी, एक भी एसटी की पार्टी दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बनाई। और जब हम और मुसलमान रहे हैं तो या तो हमारी सरकार बन जानी चाहिए थी या तो मुसलमान की बन जानी चाहिए। मगर ना हमारी पार्टी सरकार बना रही ना मुसलमान की। कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी। लेकिन आप तो देश की पार्टी मानते हो। आपको तो समझा दिया गया कि अखिलेश यादव की पार्टी यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी चमार की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मी की पार्टी, मगर राहुल गांधी की पार्टी देश की पार्टी, मोहन भागवत की पार्टी देश की पार्टी। ये ठूस ठूस कर गलत फहमी हमारे दिखाते हैं। भारतीय ना हमें फायदा हुआ
ठीक है, कोई बात नहीं। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें हमारी सरकार बनी सेंटर में, ना मुसलमानों की बनी। मतलब जहां से कानून बनता है वहां ना हमारा कब्जा हुआ 75 साल में, और ना मुसलमानों का कब्जा हुआ। जहां से कानून पर अमल होता है 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, ना मुसलमान। 80% अकेले वो है, ना हम है ना मुसलमान। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, टार्च लेकर जाओ, एक एक चेहरे पर जला जला के देखो, कोई मुसलमान है क्या, कोई यादव है क्या, कोई कुर्मी है क्या, कोई मौर्य है क्या, कोई गरड़िया है क्या, वही है। करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट पढ़ लो, न्यायपालिका में परिवारवाद, भाई भतीजावाद कितना है, कॉलेजियम सिस्टम है, बाबू बनाना है तो परीक्षा देना है, हाई कोर्ट का जज बनाना है परीक्षा की जरूरत ही नहीं, जज ही जज की नियुक्ति कर लेता। तो जहां से कानून बनता है वहां ना हम है ना मुसलमान है, जहां से कानून पर अमल होता है वहां ना हम है ना मुसलमान है, जहां से न्याय मिलता है वहां ना हम है ना मुसलमान है। और देश का जो चौथा खंभा लोकतंत्र का कहा जाता है मीडिया, वहां तो माइक पकड़ने वाले भी हम लोग नहीं। तो हमारी और मुसलमान की लड़ाई किस बात, हमारी मुसलमान की लड़ाई किसी बात की नहीं है। और इसलिए इस लड़ाई का 75 साल में ना हमें फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ, बल्कि लड़ने वालों को फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाला कोई और। 3.5% के ब्राह्मण जो गांव में पंच और सरपंच का चुनाव अपने वोट से नहीं जीत सकते, जो प्रधान नहीं बना सकते, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है तो एससी एसटी ओबीसी जब हिंदू के नाम पर उनके पीछे खड़ा होता है तो प्रधान ही नहीं प्रधानमंत्री भी बनाने लायक हो जाते हैं, और बना लिए हैं, लड़ हम रहे हैं, फायदा उनको। और हमें क्या कहा जाता है, मोदी ओबीसी, मोदी ओबीसी, मोदी ओबीसी, मोदी ओबीसी। एक काम किया ओबीसी ने, कोई एक काम, प्रधानमंत्री बने 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दी, ओबीसी के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। और जब महाराष्ट्र की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट कि या तो सरकार जाति आधारित जनगणना कर ले, या तो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट हमें दे दे। मोदी की सरकार ने हलफनामा लगाया, ना हम जनगणना करेंगे और ना ही 2011 की रिपोर्ट दे। क्या किया? क्योंकि मोदी मुक्त नहीं है, मुखौटा है। ये बात समझने की जरूरत है। मोदी के पीछे आरएसएस के ब्राह्मण है जो देश को चलाने का काम प्रत्येक के पीछे से कर रहे। सामने मोदी हर मंच से हर नेता बोलेगा मोदी जी की वजह से हो रहा, मोदी जी की वजह से हो रहा, मोदी जी इतना क्यों बोलते हो? आपको भाव होना चाहिए सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा, ताकि आप मोदी जी ओबीसी है इसलिए आप बोलते हो। आप अपने गांव मोहल्ले कॉलोनी जहां मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और कहो कि अपने पैर में मार, अरे कहेगा मूर्ख आप समझते हो तो मैं मान, मगर इतना मूर्ख नहीं हो कि अपना पैर अपने ही हाथ से काट लो। मोदी जी मूर्ख नहीं, मोदी जी भी मूर्ख नहीं, मगर फिर ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चल रही? इसलिए चल रही है कि मोदी जी कुल्हाड़ी चलाने का काम नहीं कर रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेत का काम कर रहे हैं। कुल्हाड़ी चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं जो ओबीसी के हक अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है और देश में अपने हक अधिकार के मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को देश में मजबूत करने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई बहुत हो गई, अब देश की एक ही लड़ाई होनी चाहिए। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या
संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई देश में होती है तो हमें हमारे हक अधिकार मिलेंगे, नहीं तो देश में आज संविधान को साइड में रखा किया जा रहा है, ईवीएम से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, आपके सभी प्रकार के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर अपने अधिकारों को बचाना है और जो नहीं मिले उनको लेना है तो इसके लिए हक अधिकारों की बात करना होगा। इस लड़ाई के लिए आपको अपना बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय, अपना श्रम लगाना हो। 6 दिन परिवार के लिए काम करो, परिवार के पालन पोषण के लिए काम करो, सप्ताह में कम से कम 1 दिन उतना ही ईमानदारी से, जितना ईमानदारी से 6 दिन परिवार चलाने के लिए काम करते हो, उतना ही ईमानदारी से सप्ताह में 1 दिन समाज के लिए अगर यहाँ बैठा हर आदमी समय निकालना शुरू करे तो कानपुर में कोई गांव मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहाँ ये विचारधारा ना हो। देखो 2 विचारधाराएं, एक जहर पुड़िया पर दवा लिख करके फैलाई जा रही है। लोग जहर को दवा समझकर खा रहे हैं और आपके पास वास्तविक दवा है मगर आप फैला नहीं रहे और लोगों की मजबूरी जो अवेलेबल है वो ले रहे हैं। तो इसलिए आरएसएस की विचारधारा है, देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा है जो देश में हमारे हर अधिकार दिला सकती है। तो इसलिए इस विचारधारा को अगर हर घर में पहुंचाने का हम लोग निश्चय करते हैं तो इस देश में ना तो हताश होने की जरूरत है, ना तो निराश होने की जरूरत है। दुनिया में इतिहास हमारा है, बड़े से बड़े राष्ट्रों को वहां की जनता ने धरती पर पटने का काम किया। अभी जो बैठे हैं वो इतने बड़े नहीं है कि उनसे डरने की, हताश होने की, निराश होने की जरूरत है। बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। बस इस लड़ाई को, इस आवाज को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। तो इसको आप पहुंचाने का काम करेंगे, इस लड़ाई के साथ सहयोग देने का काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने जो सुना इसके लिए धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों जो काम कर रहे हैं उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है।